नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने पूरे प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व की झलक दिखाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने नवरात्रि से लेकर दशहरे तक अपने कार्यक्रम तय किए हैं। बीजेपी 15 अक्टूबर को दशहरे पर विजय संकल्प ध्वज लगाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के सभी नेता किसी एक जगह पर पहुंचकर विजय संकल्प भगवा ध्वज फहराएंगे। पार्टी इन त्योहारों के दिनों में कन्या पूजन, सीनियर नेताओं का सम्मान करेगी और जो दरकिनार हुए सीनियर नेता हैं उनकी पूछ परख करने का कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। पार्टी ने 21 अक्टूबर को जनसंघ के स्थापना दिवस पर मंडल स्तर पर संगोष्ठी आयोजित करने और जनसंघ के समय से पार्टी का काम कर रहे सीनियर नेताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी बनाया है। बीजेपी के इन धार्मिक कार्यक्रमों और दशहरे पर विजय संकल्प ध्वज लगाने के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का ये कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि ये चुनावी हथकंडा बीजेपी अपना रही है। 4 सीटों के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा हिंदुत्व का राग अलाप रही है। जब बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव में हारने वाली होती है, तब इस तरह के मुद्दे वो बाहर निकालने लगती है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। अब इनको आने वाले उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं। इन चुनाव में ये जो जिस तरह का इन्होंने एजेंडा सेट किया है, कन्या पूजन और विजयी पर पताका लहराने वाली जो बात इन्होंने की है और अपने सीनियर नेताओं का सम्मान किया जाना, ये सब इनको उपचुनाव में इसलिए दिखाई दे रहा है। इनको पता है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। हर मुद्दे पर आप फेल हो चुके हैं। आपका एक बाई इलेक्शन हुआ दमोह, उसको आपने 40 साल की पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सीट को खोया और कांग्रेस ने उसको जीता है। तो आपको ये पता है कि ये चारों सीटें भी आपको हारना है, तो आप इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। क्या आज से पहले नवरात्रि नहीं आई थी, नवदुर्गा नहीं आई थी, क्या आज से पहले दशहरा नहीं हुआ था? पर आप इस चुनाव के टाइम पे ही याद आ जाना, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था आप दे ना सके, दलितों पर अत्याचार, महिला उत्पीड़न चरम पर, कुपोषण का शिकार मध्य प्रदेश और अपराध में तो 1 नंबर हो चुका है। अरे इन पर आपने अगर ध्यान दिया होता तो ठीक होता। आज चुनाव दिखाई दे रहा है आपको, चुनाव के मद्देनजर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाना, ये बड़ा दुर्भाग्य। तो अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक छींटाकशी शुरू हो चुकी है और आज इस पूरे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा, नेता बीजेपी से, और रवि वर्मा राहुल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल धैर्यवर्धन जी आपसे है। सीधा सीधा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरह की तैयारियां बीजेपी कर रही है, ये सिर्फ चुनावों के मद्देनजर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को जब लगता है कि जब चुनावों के समय में वो हारने की स्थिति में है, तो अपना हिंदुत्व कार्ड लेकर सामने आ जाती है। कि कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश जी हैं क्या? जी जी। हाँ, तो उनसे आप पूछिएगा, मैं आपकी ओर से पूछ लेता हूँ कि क्या उनके वो जहाँ के रहने वाले हैं उस इलाके में दशहरे का उत्सव नहीं मनाया जाता? और दशहरे के उत्सव में बहुत प्रेम के साथ मिलने जुलने वालों को, इष्ट मित्रों को, पड़ोसियों को लोग पान भी खिलाते हैं। मध्य प्रदेश के एक अंचल में यह बड़ी परंपरा है। भगवान राम का पूजन भी होता है, रावण दहन भी होता है, लोगों का मेल मिलाप भी होता है। तो ये चुनावों ने ये तो नहीं कहा कि आप अपनी सारी धार्मिक गतिविधियां जो हजारों लाखों वर्षों से करते चले आ रहे हैं हमारे पुरखे, और हम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, वो सब करेंगे। और चूंकि चुनाव भी चल रहा है तो इस दौरान लोगों का भी मिलना जुलना हो जाएगा। धर्म हमारे लिए दिखावे का विषय नहीं है, धर्म हमारे लिए ये चुनाव का विषय भी नहीं है। हम धर्म को जीते हैं, हम धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं। हम धर्म और हमारी पुरातन परंपरा, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनके अनुरूप हमारी जीवन पद्धति, उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए मेरा इनसे मित्र हमारे हैं, इनसे निवेदन है कि हमारी किसी भी गतिविधि को आप चुनावी व्यवस्था से न जोड़ें, उसको ऐसे ही देखें कि हम ऐसे ही जीते हैं और इसी प्रकार का हमारा जीवन की जीने की पद्धति है।
एक बात और कही उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो साइड किए गए नेताओं को सम्मान किया जाएगा, पुराने जो नेता रहे हैं जनसंघ से बीजेपी से जुड़े रहे हैं उन नेताओं का सम्मान किया जाएगा। क्या दशहरा, दीपावली, दशहरा ये पहले नहीं होते थे? पहले भी लंबे समय से हो रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव है चूंकि, इसीलिए इस तरह के ये मामले लेकर आ रहे हैं, इस तरह के ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिससे कि एक माहौल बनाया जाए। देखिए, जब लंका पर चढ़ाई प्रभु श्री राम ने की थी तो जामवंत का भी अपना महत्व था, तो अंगद का भी अपना उपयोग था, नलनील की भी अपनी महत्ता थी। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह सब जानता है कि उस अंचल के जो शीर्ष नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस विचार के लिए जिया है, विचारधारा के लिए समर्पित किया है, और उस विपरीत काल में जब कांग्रेस का आतंक हुआ करता था, थल में, नभ में, पंचायत में, गुंडों में, मवालियों में, पुलिस में, पटमारी में, बदमाशों में, पैसे वालों में, सर्वत्र कांग्रेस थी। ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा करके काम किया है, उनका सम्मान भी हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो उनका सम्मान भी करते हैं, उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं, और भागदौड़ वाली जगहों पर नौजवानों की तैनाती भी करते हैं। तो यह चुनाव के दौरान सभी प्रकार के लोगों का सामूहिक उपयोग करके परिणाम प्राप्त किया जाता है। यह सब उसी का एक कड़ी है, और हम अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति आदर का भाव रखते हैं, यह भी इसका परिचय है। चलिए रवि जी। अवस्थी जी, ये कैसी धर्म प्रेमी शिवराज सरकार है? नवरात्रि का पावन चल रहा है, प्रदेश में लगातार बहन बेटियों के साथ जाति की घटनाएं न केवल प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं शर्मसार कर रही हैं। आप देखेंगे नवरात्रि के पावन पर्व में प्रत्येक घर में कन्या पूजन होता है, उनके पांव पखारे जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन उपचुनाव की दृष्टि से आज भाजपा को ये सब चीज़ें याद आ रही। इससे पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्हें अपनी हार स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इसलिए आज ये इस तरह के प्रपंच और ढोंग किए जा रहे हैं। भाजपा के कहने से लोग कन्या का पूजन नहीं करेंगे, ये तो हमारी परंपराओं में सदियों से जो कन्याओं के पूजन किए जाते रहे हैं, उनके पांव पखारे जाते रहे हैं। लेकिन आज देश में बढ़ती बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में खाद का संकट, बिजली का संकट, बेरोजगारी और उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी को आज कन्या भोजन की याद आ रही है, अपने उन नेताओं की याद आ रही है जो नेता अपनी पहले से ही हार स्वीकार कर चुके हैं उपचुनाव में। उन्हें मालूम है कि जिस तरीके से दरी उठाने वाले कार्यकर्ता को दरकिनार किया गया और गद्दार और बिकाऊओं को टिकट देकर इस चुनाव में टिकट देकर उपकृत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वे अपनी हार उस स्थिति को देखकर ही स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चारों उपचुनाव हार चुकी है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी धर्म पर जो है सत्ता पर कब्जा करके धर्म की लोलुपता की आड़ में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रपंच करके धार्मिक भावनाओं को आहत कर चुनाव में षड्यंत्र कर अपनी जीत के जो है कहीं ना कहीं रास्ते तलाश रही है। देववर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब उपचुनाव है, हालांकि ये बड़ा चुनाव नहीं है, छोटे चुनाव है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड को आगे कर देती है, लेकिन इन उपचुनावों में क्या महत्वपूर्ण रहेगा? हिंदुत्व कार्ड महत्वपूर्ण रहेगा या सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी? देखिए, चुनाव के लिए हिंदुत्व कार्ड कतई महत्वपूर्ण नहीं है, ना हम उसका उपयोग करते हैं। कांग्रेस के लोग कुछ तो कहेंगे आखिरकार, पर हिंदुत्व के बगैर हम नहीं जीते। क्यों याद आ रहा है नवरात्रि में? क्यों कन्या पूजन याद आ रहा है? राहुल जी, बात सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं फिर आप कहिएगा। देखिए, हम हिंदुत्व को ना ओढ़ते हैं, न हिंदुत्व से अलग होते हैं। हिंदुत्व हमारी तन, मन, आत्मा, प्राण सब में बसा हुआ। ये अनेक अवसरों पर हम देश की जनता को एहसास करा चुके कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के उन प्राचीन मूल्यों को, उन धरोहर को, उन रीति रिवाजों को, धर्म को, संस्कार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। पर चुनाव में इसका कोई उपयोग नहीं है। चुनाव के दौरान चूंकि त्योहार हैं तो त्योहार मनाए जाएंगे। और जहां तक कन्या पूजन की बात है, आप भली भांति जानते हैं दिनेश जी कि ये मुख्यमंत्री जी का बहुत ही भावनात्मक विषय है। वो कोई ये उपचुनाव आ गए इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकारी आयोजनों में भी जहां कहीं भी जाते हैं पहले कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन के उपरांत ही दूसरे कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इसलिए मेरा ये मत है कि किसी भी प्रकार का भ्रम अगर कांग्रेस के मित्र और दूसरे लोग फैला रहे हैं तो जनता को इनके छलावे में नहीं आना चाहिए। जनता को समझना चाहिए
ये 12 महीने हमारा वही आचरण है जो सबको दिखाई पड़ता। राहुल जी, जिस तरह से बीजेपी ने साफ तौर पर कहा और उनका एक माना भी जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व एक रणनीति को तय करके चलती है, एक सॉफ्ट कोर लेकर के चलती है। कांग्रेस क्या कुछ लेकर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो इतनी सरकार भी नहीं चला पाई कि कुछ ज़्यादा उपलब्धियां भी अपनी गिना पाए। जी अवस्थी जी, हमने 15 माह में बेटियों की सुरक्षा से लेकर शुद्ध का युद्ध हो या माफियाओं के मध्य प्रदेश से खात्मे की बात हो, ये तमाम जो मुद्दे थे, हमने जो धर्म संन्यास का जो है की स्थापना की थी और जीर्ण उद्धार के लिए ओम सर्किट का जो है निर्माण किया था, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसे कार्य हैं मध्य प्रदेश में जो हमने किए थे, जो शिवराज सिंह चौहान जी की 15 वर्ष की सरकार, 7 वर्ष की नरेंद्र मोदी जी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई थी। हम उन तमाम योजनाओं को लेकर जनता में जाएंगे। जिस तरीके हमने किसानों को जो है कर्ज माफ किया था, सस्ती बिजली लेकर आए थे, 100 रुपए में यूनिट, हम विकास के मुद्दे पर जाने वाले हैं। हम धार्मिक भावनाओं को आहत कर इस तरह के षड्यंत्र प्रपंच करके लोगों का वोट हासिल नहीं करेंगे। हम जनमत और लोकतंत्र में जो एक मत होता है, जो अपनी बात होती है, एक सच्ची निष्ठा के आधार पर जो है हम जनता के पास जाएंगे। हम इस तरह के प्रपंच करके नहीं जाएंगे। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से अगर बिजली को लेकर के बात की जाए तो बिजली एक मुद्दा है, क्योंकि कुछ समय से लोगों को परेशानियां हुई हैं और सरकार ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि अभी इस तरह की थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है जहां बिजली की समस्या लोगों को हो रही है। क्या देखते हैं कि ये मुद्दा भी विपक्ष जिस तरह से उठा रही है, ये मुद्दा बीजेपी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, कोई भी विपक्षी दल जब चुनाव में जाएगा तो कुछ ना कुछ चर्चा तो करेगा, कोई ना कोई मुद्दे तो उसको भी चाहिए, इसलिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। सारी जनता को मालूम है कि हमने वे तमाम योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया जो कमलनाथ जी के समय बंद हो गई थी। हम सब जानते हैं, संबल योजना को इन्होंने अलमारी में पैक करके रख दिया था। शिवराज जी आए तो संबल योजना प्रारंभ हुई। संबल योजना में गरीबों को बिजली का लाभ भी मिलता है, अन्य प्रकार के लाभ भी हासिल होते हैं, और भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना जीवन मृत्यु से संबंधित कुछ हो जाए तो उसके लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये बच्चियों के विवाह की बात करते हैं कि हमने राशि बढ़ा दी थी, पर एक नंबर की झूठी बातें करते हैं। ये राशि बढ़ाने का ऐलान करके और वो कार्यक्रम ही आयोजित नहीं कर रहे थे, विवाह ही नहीं करा रहे थे बच्चियों के। न विवाह होंगे न पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा का शोर मचा दो और देना लेना एक नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही शिवराज जी ने उस बढ़ी हुई राशि को यथावत रखते हुए फिर से वो कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा अंतर है दोनों की कार्य पद्धति में। हम दिखावा नहीं करते हैं, हम जनता के हित में जो उचित है वे निर्णय करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए तमाम योजना बनाकर जमीन पर उतारते हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर वही आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बिकाऊ प्रत्याशी को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना रही है। देखिए, चुनाव में तमाम सारे लोग दावेदार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो वैसे भी मुझे लग रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम आधा दर्जन लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी चुनाव जीत सकता है। ऐसी स्थिति में किसी एक का चयन करना बड़ा कठिन होता है। तो तमाम सारे लोगों में वर्तमान हालातों में जीतने की दृष्टि से अन्य दृष्टि से कौन बेहतर है उसका चयन पार्टी का हमारा जो नेतृत्व हमारी लीडरशिप है वह करती है। बाकी के कार्यकर्ता बाकी के दावेदार पूरी निष्ठा के साथ उस निर्णय को स्वीकारते हैं और उस निर्णय को विजयश्री में तब्दील करने के लिए तन मन धन से अपना योगदान भी देते। चलिए राहुल जी। अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को जो है झूठ को सच साबित करने की महारत हासिल है। मेरे विद्वान साथी, मेरे मित्र जिस तरह से संबल योजनाओं की दुहाई दे रहे थे उसका हश्र मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और माफियाओं ने बिजली से जुड़े जो बिल थे और जो बड़े बड़े टैक्स पेयर थे उन्होंने अपने बिजली किस तरीके से माफ करवाए और उनमें गड़बड़ घोटाले किए और जो है जनता पिसती रही। तो इनके गड़बड़ घोटालों को मध्य
प्रदेश ने नकारा है। दमोह उपचुनाव में भी जो है जनता ने देखा था कि किस तरीके से इनको परास्त किया है, और इसी तरीके से उपचुनाव में भी इनको परास्त करेगी, क्योंकि जो है जनता मध्य प्रदेश की इनके आडंबरों को देख रही है, समझ रही है। अब इनके झूठे जो आडंबर हैं, इनमें जनता भारतीय जनता पार्टी के आडंबरों में भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग फंसने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल जी कांग्रेस को लेकर के बात कही जा रही है, अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो रही है संगठन को लेकर। आप संगठन को लेकर अगर बात करें तो संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, ये कोई दूसरा सवाल नहीं उठा रहा, खुद कांग्रेस के बड़े सीनियर्स जो लीडर हैं वो इस कांग्रेस के संगठन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि इसमें मंथन की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, सब सही नहीं चल रहा है। और शायद यही वजह है कि ऐन चुनाव के वक्त पर एक ऐसा नेता जो दूसरी पार्टी में जाता है, बीजेपी में जाता है, बीजेपी उसे कैंडिडेट घोषित कर देती है। जी अवस्थी जी, ये वही लोग हैं जिन्हें कांग्रेस ने अर्श से लेकर फर्श में पहुंचाया, लेकिन जो है लोकतंत्र कांग्रेस में लगातार स्थापित है, इसीलिए आज ये बात निकलकर सामने आती है। कांग्रेस ने सदैव लोगों को जो है अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता तक को जो है अवसर दिया, लेकिन अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी उनके स्वार्थ को लेकर चलते अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में पलायन कर जाए तो उसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। ये केवल अपनी जो है इच्छाओं के चलते आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीद फरोख्त कर अपने बेड़े में शामिल किया। जो भारतीय जनता पार्टी आज एक एक कार्यकर्ता के लिए तरस रही है, और वो अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं को जो दरकिनार करके बिकाऊ और गद्दारों के बल पे आज ये चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करके आज उनके जनमत को कुचलने का या उनके जनमत को सौदा करने का कार्य करती है, उसको परास्त करेगी इन उपचुनाव में। देववर्धन जी, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है कि अगर जो लंबे समय से बीजेपी से पुराने जुड़े जुड़ाए नेता रहे, उनको शायद ये उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है, वो भी दावेदारी पेश कर सकते हैं, और बाद में ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ वो लंबे समय तक खड़े रहे वही इस पाले में आकर शामिल हो गया और अब उसी के झंडे के नीचे काम कर रहा होगा। देखिए, इसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी स्वयं दे चुके हैं कि आखिर कार्यकर्ता भी मनुष्य होता है। मनोकूल निर्णय न होने पर कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए मालिन्य रहता है, थोड़ा मन में कष्ट होता है, रंजो गम का दौर होता है। पर हमारे बड़े नेताओं से चर्चा करते हैं तो समझाइश देते हैं कि किन परिस्थितियों में अलग प्रकार का निर्णय करना पड़ा या उनको टिकट न देकर किसी और कार्यकर्ता को टिकट देना पड़ा। तो यह सामान्य बात है, ये सब दौर होता है, और प्रारंभिक दौर में ही ये सब चर्चाएं संपन्न हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता सब उस प्रारंभिक चर्चा के उपरांत काम में लग जाते हैं और पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप परिश्रम करते हैं। नहीं, पिछली बार दमोह में ऐसा ही हुआ। दमोह में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद बीजेपी के नेता अपने ही नेताओं पर सवाल ये निशान खड़े करने लगे। अब जो बीत गई सो बीत गई दिनेश अवस्थी सर, वहाँ की क्या परिस्थिति थी, पार्टी ने उस पर जांच की है। पार्टी को जो करना चाहिए, पार्टी को जितने तथ्य मिले होंगे उस हिसाब से पार्टी आगे कार्रवाई करती है। ये उसके लिए पार्टी ने एक व्यवस्था बना रखी है प्रदेश में, अनुशासन समिति है, ये सब उसका विषय होता है। वो बात खत्म हो गई है। कई बार परिणाम न चाहते हुए भी विपरीत आ जाते हैं, तमाम परिश्रमों के बाद, तमाम प्रयासों के बावजूद भी। तो ये लोकतंत्र में लाजिमी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% सीटों पर हम ही चुनाव जीतेंगे, हर वक्त हम ही चुनाव जीतेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि लोगों के मनोकुल काम करती है, इसलिए इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मनोबल भी ऊंचा है और परिणाम भी निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में ही आएंगे। आप देखेंगे, हम चर्चा करेंगे। राहुल जी अवस्थी जी, ये चुनाव जो है टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का चुनाव है, गद्दार और जो ईमानदार के बीच का चुनाव है। जिस तरीके से आपने दमोह की चुनाव का जिक्र किया, वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी इस बात पर मोहर लगाई थी
कि जो है बिकाऊ और गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां के प्रत्याशी ने जिस तरीके से खुलेआम तौर पर अपनी बात रखी कि जयंत मलैया परिवार ने जो है उनकी पीठ पर और भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर छुरा भोंकने का कार्य किया था, इन उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें सबक सिखाएगा और मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो इन्होंने कोरोना महामारी के लेकर खरीद फरोख्त की सरकार बनाने से लेकर अब तक जिस तरीके से जो इंतजाम किए, हर व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार किया है, उन सबको आज बढ़ती महंगाई और कोयले का संकट, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। लेकिन बिकाऊ टिकाऊ को लेकर पहले ही आप एक उपचुनाव करवा चुके हैं और उसमें आपको हार मिली है। दमोह की जनता ने एक चुनाव से नहीं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद तमाम जो विधायकों ने इस्तीफे दिए, चावल से ही पतीले के चावलों का पता चलता है कि वे पके या कच्चे। दमोह की जनता ने उस पर 100% अपनी मोहर लगाई थी और इन उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का पलायन। लेकिन आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए, आप फिर भी अपनी सरकार नहीं बचा पाए। मेरा स्वदेश चैनल पे भी उस समय भी यही आरोप था और आज वे आरोप पुनः जो है 100% साबित हुए थे कि सिंधिया जी जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते जो है उन्होंने पार्टी के पीठ पर छुरा भोंका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उन्हें केंद्र में मंत्री बना सकती थी, कांग्रेस नहीं बना सकती थी। कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती थी, बना सकते थे, हालांकि चेहरे पर उनके चुनाव लड़ा गया था। बिल्कुल मैं इस बात थे तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार, लेकिन कम से कम उन्हें प्रदेश अध्यक्ष तो बना सकते थे। पार्टी ने क्या नहीं दिया और क्या नहीं हम देने वाले थे, बिल्कुल उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले थे, लेकिन धैर्यता का भी एक राजनीति में एक महत्व होता है। लेकिन वे इच्छा और महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वे गए और आज जिस तरीके से उनका साथ जो सलूक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें गद्दार और विभीषण और चपरासी क्या क्या बताया जाता है, ऐसा सम्मान जो है सिंधिया जी को ही मुबारक हो। मेरे जैसा अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता, गांधी की सोच के साथ चलने वाला, इस देश की सोच के साथ चलने वाला है और अंतिम पंक्ति तक जो है ऐसे सिंधिया खूब जाते रहें, खूब उन्हें मुबारक, उनकी कुर्सी उनका स्वार्थ उन्हें मुबारक। लेकिन मेरे जैसा अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। धैर्यवर्धन जी, क्या लगता है कि इस बार बिकाऊ टिकाऊ वाला नारा फिर से चलेगा कि नहीं? अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल जी तो फिर भी शालीनता से बात कर रहे हैं। इनके कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तो कितनी जहरीली जुबान आपके सामने आई पिछले उपचुनावों में। 28 सीटों पर जो चुनाव हुए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, खूब गला फाड़ फाड़ कर कहा, बार बार कहा, जोर जोर से कहा, पर उसका परिणाम क्या हुआ? जनता ने इनकी बातों को नहीं स्वीकारा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो इनका साज है, इनका जो वाद्य यंत्र है जो फट चुका है, उसको कितना भी जोर से पीटे उसमें कोई सुर नहीं निकलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी खस्ता हाल है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वानप्रस्थ में भेज देना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि कमलनाथ जी के कारण, दिग्विजय सिंह जी के कारण इनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोगों का भविष्य खराब हो चुका है। इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ये कब्जा जमाए बैठे हैं और ये किसी भी कीमत पर यदि कांग्रेस को छोड़ेंगे तो विरासत के तौर पर जो उसका विजय माल है वो अपने पुत्रों को अपनी औलाद के गले में डालकर ही छोड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। ये कांग्रेस को लोगों को समझना चाहिए। राहुल जी, अवस्थी जी मेरे साथी जो हैं सत्यता से कोसों दूर हैं, जो इस बात को प्रमाणित भी करते हैं, क्योंकि मुझ जैसा एक अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा है। अवसर के जो है टोटा तो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं पुनः वो मेरे आरोप में लगा रहा हूं कि जिस तरीके से दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर गद्दार और बिकाऊओं को जो लाकर चुनाव लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी को, खुद अपने जो कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। आज वहाँ खरीद फरोख्त की जो है कि बल पर ही जो संगठन चलता है, कांग्रेस इस आधार पर कतई नहीं चलता है। वहाँ अंतिम हर कार्यकर्ता की पूछ परख होती है, उन्हें अवसर दिया जाता है, उसे तराशा जाता है और उसे लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में उसे शिक्षा देकर उसे मजबूती के साथ खड़ा किया जाता है और जनता के लिए समर्पित किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के अब जंग लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये युद्ध वाली जंग नहीं है, ये जुबानी जंग है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और साफ बात है कि चुनाव है, चुनावों में जाने से पहले हर पार्टी अपने आप को बेहतर और आगे रखने की कोशिश करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि जैसे जैसे चुनाव और करीब आएंगे
क्या कुछ स्थिति बनेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।